सो बेटा आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सो एसिड और फास्फोरस। कल हमने कुछ एक तो कर लिए थे, इसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बेटा जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ये कैसे बनता है पहले तो आप ये देखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। H3PO4 को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। जब इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने पर ये क्या लिबरेट कर देता है? वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ साइड में आप निकाल दो H2O। अब H2O निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचा? टोटल यहाँ पे 3H थी, 2H तो आपकी निकल ही गई, तो ये आपका बच गया HPO3। क्या बच गया? ये HPO3 बच गया। ठीक है, H3PO4 से क्या बन गया? ये HPO3 बन गया, प्लस में H2O निकल गया। अब जो ये HPO3 है ना, इसको हम बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। लेकिन जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड आपका है ना, ये कभी भी मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इट डू नॉट एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म। ये कभी भी मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, या तो ये खुद को साइक्लिक बना लेता है या ये खुद को पॉलीमेरिक स्पीसीज बना लेता है। तो आप क्या कहोगे? इट एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म, it exists in cyclic form और in polymeric form। बेटा तुम्हारे पास अश्विनी का नंबर है तो ट्राई करो ना एक बार। अश्विनी है, हिमांशु है, राजकरण है। they exist in the cyclic form or in the polymeric form। अब ये साइक्लिक फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है और पॉलीमेरिक फॉर्म में कैसे करता है वो आप देखिए बेटा। तो अगर मैं बात करती हूँ साइक्लिक फॉर्म की, तो साइक्लिक फॉर्म में ये यू एग्जिस्ट करता है HPO3 की होल थ्राइस। HPO3 की होल थ्राइस, ये तो बात है साइक्लिक फॉर्म की। और अगर मैं पॉलीमेरिक फॉर्म की बात करूं तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा? HPO3 के N मोल, ये एग्जिस्टेंस होगा इसका पॉलीमेरिक फॉर्म में HPO3 के N मोल। ठीक है बेटा, और मोल इसमें साइक्लिक फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा? HPO3 की होल थ्राइस। तो ये हम बात कर रहे हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड की। मैंने बताया ये कभी भी अकेला खुद को स्टेबल फील नहीं करता, तो या तो इसके 2-3 मोल आपस में जुड़ के साइक्लिक बना लेते हैं, या ये बहुत सारे मोल आपस में जुड़ के एक पूरा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो किसमें बेटा? साइक्लिक फॉर्म में, और दूसरा आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में। ओके, तो ये आप लोग कर लें बेटा। इसके बाद फिर हम आगे करते हैं इनके स्ट्रक्चर। अब हम इन दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होंगे इनके। देखिए ध्यान से, ऊपर का रब कर दो बेटा, बताओ। यस मैम। 2-3 लाइन हो चुकी ऊपर की, ठीक है। तो अब इन दोनों का स्ट्रक्चर हम करेंगे यहाँ पे, HPO3 की होल थ्राइस का और HPO3 के N मोल का। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर करेंगे HPO3 की होल थ्राइस का। मतलब बेटा 3 मोल आपस में जुड़ रहे हैं किसके? HPO3 के। तो HPO3 की होल थ्राइस का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए बेटा। इसमें क्या होगा? एक साइक्लिक रिंग की तरह, बेंजीन की तरह बनेगा स्ट्रक्चर। एक P, एक O, फिर एक P, फिर एक O, यहाँ भी एक O, यहाँ P और यहाँ P। आप एक बेंजीन रिंग की तरह अल्टरनेट जोड़ लेना फॉस्फोरस एटम को, ऑक्सीजन एटम को। ठीक है, फॉस्फोरस एटम और ऑक्सीजन एटम को आप लोग आपस में अल्टरनेट जोड़ ले। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए अब टोटल यहाँ पे कितने H है? 3। O यहाँ पे टोटल कितने हैं? 9। अभी तो सिर्फ 3 ही O यूज हुए हैं, और P यहाँ पे टोटल कितने? 3 सारे यूज हो गए।
मैंने आपको बता रखा है एक फास्फोरस के 5 बॉन्ड बनने चाहिए, तो अभी तो यहाँ पे हर एक फास्फोरस के 2-2 बॉन्ड ही बने हुए हैं, तो फिर यहाँ पर एक एक क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब आप देख सकते हो हर एक पी के 4-4 बॉन्ड बन गए, 4-4 बॉन्ड बन चुके हैं हर एक पी के। तो अब क्या बचा, अब टोटल यहाँ पे 3 तो बच रही है H, और 3 यहाँ पे बचे हुए हैं O, 3 यहाँ पे H बच रही है, 3 यहाँ पे O बच रहे हैं, तो सभी फास्फोरस के पास एक एक क्या आ जाएगी, OH। एक एक क्या आ जाएगी बेटा, OH आ जाएगी। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया HPO3 की होल थ्राइस का। आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप अल्टरनेट जोड़ना फास्फोरस और ऑक्सीजन एटम को बेंजीन रिंग की तरह, एक पी एक ओ, एक पी एक ओ। उसके बाद आपको हर एक फास्फोरस के 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो आपने हर एक पी के 5 बॉन्ड बनाए, ठीक है। साथ में अगर ये एसिड है तो मैंने बता रखा है, एसिड के पास कंफर्म है कि OH एटम तो आएगा ही आएगा, OH एटम तो कंफर्म आना ही आना है इसके पास बेटा, ठीक है। तो OH एटम जब यहाँ पे आएगा तो कितने टोटल OH एटम आए, 3 आए ना, तो इसका नेचर कैसा हुआ बताओ, इसका नेचर हुआ ट्राई एसिडिक, सॉरी ट्राई बेसिक। इसकी बेसिसिटी क्या हुई, 3 हुई ना, इसकी बेसिसिटी क्या हुई बेटा, 3 हुई, ये ट्राई बेसिक हो, इट इज एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राई बेसिक एसिड। तो ये आपका स्ट्रक्चर बना HPO3 की होल थ्राइस का, ओके। अब आपका बच गया ये HPO3 के N मोल। जब HPO3 के N मोल आपस में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, तो मैं ये रब कर देती हूँ, और अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर करेंगे HPO3 के N मोल का, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा उसका स्ट्रक्चर। तो ये है बेटा हमारे पास HPO3, ऐसे ही स्ट्रक्चर आपका N मोल तक जुड़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देखिए बेटा, एक P एटम हमने लिया, उस पर एक मैंने जोड़ दिया डबल बॉन्ड O, एक मैंने जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से OH, एक तो डबल बॉन्ड से O जोड़ दिया और एक सिंगल बॉन्ड से मैंने यहाँ पे OH जोड़ दिया, हो गया। उसके बाद अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से एक O जोड़ दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से एक O जोड़ दिया। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे दूसरा फास्फोरस एटम लिया, उस पर ये डबल बॉन्ड O कर दिया, सिंगल बॉन्ड से इसी O के साथ इसको जोड़ दिया, यहाँ पर है OH, इसके आगे फिर से एक O, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक और फास्फोरस एटम लिया, हमने यहाँ पे अब एक और फास्फोरस एटम लिया, ये देखिए बेटा, फिर से मैं यहाँ पे P ले लूं, P को दोबारा मैंने इस O से जोड़ दिया, फिर डबल बॉन्ड O कर दिया, फिर से एक OH कर दी, फिर आगे ये O लगा दिया। तो ये O आगे दोनों साइड ऐसे ही जुड़ता जा रहा है, दोनों साइड में ये O एटम ऐसे ही आपका जुड़ता जा रहा है, ठीक है। P है, P के पास एक OH आएगा, एक डबल बॉन्ड O आएगा, और बाकी आप O एटम को P के साथ जोड़ते हुए चले जाओ। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा HPO3 के N मोल का, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का। ये मैंने आपको समझा दिया है। जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या साइक्लिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ये अकेला मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ओके, ठीक है। हर एक फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप के पास एक एक OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये अपना बेसिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया बेटा, कर लो इसको भी, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे करते हैं। हाँ भाई, ये आपको समझ में आ गया बेटा। अब 2-3 स्ट्रक्चर है डायरेक्ट, वो हम करेंगे। करे बेटा, मैं रब कर दूं इसको, बोलो इतना हो गया। यस मैम। ठीक है बेटा, अब इसके आगे देखिए, हाँ भी अश्विनी के पास एक बार फोन करो ना कोई, वो अब तक नहीं आया क्लास में, आज एक हिमांशु का फोन नहीं लग रहा।
चलो नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर यहाँ पे करेंगे H3PO5 का। H3PO5 इसका स्ट्रक्चर अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाम है इसका पर ऑक्सो मोनो फोस्फोरिक एसिड। ठीक है, H3PO2 का नाम क्या है? पर ऑक्सो मोनो फोस्फोरिक एसिड। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे H3PO5 का। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, आप इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पर तो क्या आएगी? 3H की +3, फास्फोरस की X। ठीक है, एक O का चार्ज है -2, तो 5 O का चार्ज क्या हो गया? -10 = 0। तो X तो यहाँ पे 7 आया, X तो क्या आया? 7। पर बेटा ये गलत है, ये गलत है। निकालने पर तो 7 आ रहा है, लेकिन जो फास्फोरस है ना वो मोर देन +5 की स्टेट शो ही नहीं कर सकता। फास्फोरस जो है वो मैक्सिमम +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 से ज्यादा की ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बेशक आपका 7 आ रहा हो, ये गलत है। अगर आपसे ये पूछते हैं कि H3PO5 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप लोग +5 ही बताएंगे। आप लोग क्या बताएंगे? +5 ही बताओगे, ये आप ध्यान रखना। बेशक आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पर 7 आ रही है, पर बेटा ये आप ध्यान रखना कि 7 नहीं होगी, 7 नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि फास्फोरस जो है वो मोर देन +5 की स्टेट शो ही नहीं करता है, इसीलिए नहीं होगी। तो आपको 5 ही लिखनी है, मतलब कुल मिला के फास्फोरस के आप यहाँ पे 5 ही बॉन्ड बनाओगे। तो अब देखो H3PO5 का स्ट्रक्चर क्या होगा। आपने यहाँ एक फास्फोरस एटम लगा लिया। अब देखो मैंने नाम में लिखवाया पर ऑक्सो मोनो फोस्फोरिक एसिड, मतलब यहाँ परोक्साइड लिंकेज होगी, यहाँ पे परोक्साइड लिंकेज होगी। अब परोक्साइड लिंकेज कैसे होगी वो आप देखिए बेटा। आपको P से 3H जोड़ने और 5 O जोड़ने हैं। तो एक तो मैंने कर दिया डबल बॉन्ड O, कर दिया। टोटल यहाँ पे 3H है, एक मैंने जोड़ दिया मान लो OH, हो गया। 2 O यूज होगी, एक H यूज हो गया, एक और मैंने H यहाँ पे जोड़ दिया, हो गया। बताओ H से बात नहीं बनेगी, OH करना पड़ेगा। यहाँ भी एक OH मैंने जोड़ दिया। अब आप देखो फास्फोरस के 3 बॉन्ड बन चुके हैं, ठीक है, और इसकी 3 O भी यूज हो चुकी है, तो बची हुई 2 O ये बन जाएगा OOH। ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा? OOH बनेगा। ये OOH कौन सी लिंकेज है? पर ऑक्साइड लिंकेज। बेटा जो ये लिंकेज है ना OOH, ये कौन सी लिंकेज होगी? O एंड O के बीच में ये परोक्साइड लिंकेज होगी ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? पर ऑक्सो मोनो फोस्फोरिक एसिड है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये स्ट्रक्चर। तो आप इसमें ये ध्यान रखना बेटा कि परोक्साइड लिंकेज होगी। और आप यहाँ नोट कर सकते हो एक बात कि फास्फोरस यहाँ पे 5 ही बॉन्ड बना रहे हैं भाई, मैक्सिमम बॉन्ड पी के यहाँ पे 5 ही बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ओके, और इसकी बेसिसिटी की बात करोगे तो कितने OH ग्रुप है? 1, 2 और 3। तो ये कैसा हुआ? ट्राई बेसिक। ये कैसा है बेटा? ट्राई बेसिक है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी आप लोग कर लें। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम करते हैं H4P2O6, H4P2O6 का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा बेटा? अंकित स्क्रीनशॉट ले लो। अंकित बेटा, अंकित सुनाई दे रहा है? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो। H4P2O6। तो अब इसका कैसे बनाओगे? कल मैंने आपको समझाया था, 2 फास्फोरस है, हो गया। टोटल कितनी O है भाई? 6 O है। तो आप 6 O को 2 हिस्सों में बांटोगे तो 3-3 हिस्से आएगी दोनों के। और H कितनी है? टोटल 4 है, तो 2 इसको मिलेगी और 2 इसको मिलेगी, यही बनेगा ना। तो P और P के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। टोटल 6 O है, 3 इसके पास, 3 इसके पास, डबल बॉन्ड O, OH, OH। बात समझ में आई? इस फास्फोरस के पास 3 O आ गई और इस फास्फोरस के पास 2 H आ गई, बराबर मिल गया इसको। सेम यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O, OH और OH।
दोनों में बिल्कुल बराबर मैंने बांट दिया, दोनों फास्फोरस के पास एक एक, तो दो दो तो OH चली गई, एक एक डबल बॉन्ड O हो गया, दोनों फास्फोरस के यहाँ 5-5 बॉन्ड भी बन रहे हैं। तो आप देख सकते हो टोटल इसमें कितने OH एटम है, 4 है। तो ये कैसा हुआ, टेट्रा बेसिक। इसका नेचर बेटा कैसा हुआ, टेट्रा बेसिक। क्यों, इसमें 4 OH ग्रुप है, 1 2 3 4। There are 4 OH group, that's why it is tetrabasic in nature। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ H4P2O6 का। ठीक है, आया बेटा समझ में, कर लोगे? तो इसे आप कर ले, फिर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर करेंगे यहाँ पे। बस 1-2 और रहते हैं, फिर पूरा हो जाएगा ये। हो गया बेटा? और इसका नाम मैंने हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो मेरे ख्याल से अब बेटा आपको ये स्ट्रक्चर बनाने आगे होंगे, इसमें हर एक फास्फोरस की 5-5 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो ये आप कर ले बेटा। इसके बाद स्ट्रक्चर एक तो और बचते हैं, फिर आपका ग्रुप नंबर 15 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैं रब कर देती हूँ। चलिए अब यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल, H4P2O5, H4P2O5 नाम हो गया पायरो फोस्फोरस एसिड, पायरोफोस्फोरस एसिड। H4P2O5 होता है पायरोफोस्फोरस एसिड। ठीक है, तो देखिए बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, तो भाई P2 है 1 2, O टोटल कितनी है 5 है, तो मैंने एक O तो लगा ली बीच में क्योंकि बराबर देनी है दोनों साइड। बची 4 O, 2 इसके पास 2 इसके पास, और H भी टोटल 4 है, 2 H यहाँ पे और 2 H यहाँ पे। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा H4P2O5 का। आप लोग खुद ड्रॉ करें बेटा, शाबाश। कैसे होगा खुद करें बेटा आप लोग, ये आपको समझ में आ गए होंगे अब। कर लिया बेटा? कैसे बनाया बोलो? इसके ऊपर एक डबल बॉन्ड हो, एक आपने लगाया OH और एक आपने लगाया H, तभी जाके आपके P के 5 बॉन्ड बनेंगे, अदरवाइज थोड़ी ना बनेंगे। तो अब आप देखो P के यहाँ 5 बॉन्ड बन चुके हैं। ठीक है, ऐसे इस P पे आ जाओ, ये डबल बॉन्ड O, ये H और ये OH। तो अब आप देखो टोटल P के यहाँ कितने बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, 5 बॉन्ड ही यहाँ है, 5 बॉन्ड ही यहाँ है, और बेसिसिटी कितनी है, 2 OH एटम यहाँ पे है, तो ये डाई बेसिक। नेचर कैसा है इसका, इट इज डाई बेसिक, मतलब 2 इसकी बेसिसिटी है। और आप लोग देख सकते हो दोनों फास्फोरस जो है उसके 5-5 बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं। तो भाई ये आपके सारे जो टॉपिक थे दैट इज ऑब्टेन्ड बाय, ये सारे किससे बनते हैं बेटा, मैं आपको समझा चुकी हूँ पूरा। स्ट्रक्चर बनाने आगे होंगे। अब एक बार आप इसका मीनिंग और देख लो, पायरो, मेटा, ऑर्थो, इन सब का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, वो और देखो आप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे मेटा एसिड की, मेटा एसिड्स की। मेटा एसिड की बात क्या होती है, मेटा वर्ड हम कहाँ लगाएंगे, मेटा वर्ड का यूज हम कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मेटा आपका यूज होता है एसिड obtained by loss of one water molecule, एसिड obtained by loss of one water molecule। एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होने से जो एसिड बनता है उसको हम कहते हैं मेटा एसिड, एसिड obtained by loss of one water molecule। ठीक है, अब सेकंड बात है पायरो एसिड्स की।
पायरो एसिड्स की। पायरो एसिड का मीनिंग क्या होता है? एसिड obtained by heating two molecules. Acid obtained by heating two molecules of acid by loss of one molecule of water. By loss of one molecule of water. ये मतलब होता है पायरो का। और एक टर्म हम लिखते हैं हाइपो एसिड। तो बेटा हाइपो एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड हैविंग लोअर कंटेंट ऑफ oxygen. Acid having low content of oxygen than its parent acid. ठीक है भाई, जिस एसिड में ऑक्सीजन की कंटेंट कम होती हो उसके पेरेंट एसिड से उसे हम बोलते हैं हाइपो एसिड्स। उसे हम क्या कहेंगे? हाइपो एसिड। तो ये आपकी एसिड की तीन टाइप हुई। मेटा एसिड्स। मेटा एसिड में क्या होता है? एक ही मोल एसिड का होता है, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। पायरो एसिड में क्या है? दो मोल होते हैं एसिड की, उनमें से एक मॉलिक्यूल वाटर का निकलता है। और हाइपो एसिड में क्या होता है? जो एसिड है उसके पास लो कंटेंट में ऑक्सीजन होता है, देन इट्स पेरेंट एसिड। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे आप फॉर्मूला खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप कर लेना। इसी के साथ में ये चैप्टर आपका बस पूरा हो गया है। मैं आपको थोड़े से इसके क्वेश्चंस वगैरह जो है वो आज देती हूँ करने के लिए, वो आप लोग करके देखना। ग्रुप नंबर 15 हमारा पूरा हो गया है बेटा। अब ऐसे ही हमें पढ़ना है ग्रुप नंबर 16। एक बार सिलेबस देखना पड़ेगा, कुछ हटा तो नहीं है भाई टॉपिक। ठीक है, एक बार सिलेबस हमें डिस्कस करना पड़ेगा, कोई टॉपिक वगैरह रिमूव हुआ हो यहाँ से वो हम देख लेंगे। ओके, अभी मैं एक दो क्वेश्चंस और करवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम शुरू करेंगे नेक्स्ट ग्रुप नंबर 16। आप सुभाष सर नहीं आए ना अब तक भी अभी क्लास नहीं करके भागा करो तुम लोग। अभी एक बच्चा क्लास से गया है, देखिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप खुद बताना। राइट ए रिएक्शन टू प्रूव बेसिक नेचर ऑफ PH3। राइट ए रिएक्शन टू प्रूव बेसिक नेचर ऑफ PH3। भाई PH3 का बेसिक नेचर प्रूव करने के लिए कोई आप एक रिएक्शन लिखो। तो ये तो आपको पता है जो PH3 होता है, PH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बेटा। PH3 और P पे क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर। तो PH3 में फॉस्फोरस एटम में P के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब PH3 इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो ये काम करेगी लेविस बेस का। किसका काम करेगी? लेविस बेस का। तो मान लो हमने PH3 लिया प्लस मैंने HI लिया, प्लस हमने क्या लिया? HI। तो ये H पॉजिटिव और I नेगेटिव, H पॉजिटिव और I नेगेटिव। तो PH3 का जो फॉस्फोरस है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? H पॉजिटिव आयन को दे देगा। तो PH3 में H पॉजिटिव आयन जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा? PH4 पॉजिटिव। क्या बन गया ये? PH4 पॉजिटिव। और बाहर एक क्या बच गया? I नेगेटिव। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनर बना, P ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज ये बना, साथ में HI निकल गया। तो ये आपका बन गया PH4 पॉजिटिव और I नेगेटिव। इसका नाम हुआ फोस्फोनियम आयोडाइड। इसका नाम क्या हुआ बेटा? फोस्फोनियम आयोडाइड। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो PH3 है वो बेसिक है नेचर में। ठीक है, तो ऐसे आप कर लो।
अगला क्वेश्चन है गिव द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ H3PO3। मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, एक बार लास्ट बार फिर देख लो। जो H3PO3 है, जब इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने पर ये क्या बनता है, H3PO4 प्लस में PH3 निकलता है। H3PO3 को हीट करने पर क्या क्या बनता है, H3PO4 बनता है प्लस PH3 निकलता है। तो यहाँ 4 मोल हम लेते हैं H3PO3 की, उससे 3 मोल किसके बनते हैं, H3PO4 के प्लस PH3 आपका रिमूव होता है। तो आप देख सकते हो बेटा पूरा ये बैलेंस है। H यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 12 है। P यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 और 1 4 है, तो पूरा बैलेंस है ये। अब आप इसमें देखो बेटा, यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसमें निकालो और इसमें भी निकालो। ओके, तो अब आप इन सब में जब P की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो बताओ मुझे इसमें P की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, शाबाश। 3H की +3, 3O की -6, तो क्या आएगी फॉस्फोरस की, बताओगे कोई। यहाँ फॉस्फोरस की स्टेट +3 क्या आएगी, +3। यहाँ P की स्टेट क्या आएगी, 3H की +3, 4O की -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ P का चार्ज क्या आएगा, +5। और PH3 में P का चार्ज क्या आएगा, 3H का टोटल मिला के +3, तो यहाँ P का चार्ज आया -3। तो आप लोग खुद देख सकते हो P का चार्ज +3 से +5 इंक्रीज भी हो रहा है और P का चार्ज +3 से -3 डिक्रीज भी हो रहा है। तो फॉस्फोरस का चार्ज घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, कर लोगे बेटा, समझ गए। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, ये आप कर लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप नंबर 16 अगली क्लास में हम शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये लिख लें आप लोग, हो गया ये आपका। अभी इसी लिंक पे आ जाना बेटा सारे बच्चे।